हेलो बच्चों, दक्षिणा की क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। हमने क्या देखा क्लास में समरी ऑफ रेस का सेकंड पार्ट। हमने क्या देखा कि मान लो तुम्हारे यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी रखी हुई है यहाँ पे और ये स्लिपिंग कर रही है यहाँ पे। बोल रहा है कि फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, मतलब एफ लिमिटिंग जो है अपने पास ये एफ रिक्वायर्ड से कम है, एफ रिक्वायर्ड से कम है। इसके बाद क्या बोलेंगे अपने पास बॉडी स्लिप करेगी। ठीक है, हमने क्या लिखा, अगर बॉडी स्लिप कर रही मतलब ये पॉइंट मूव कर रहा है, जो कांटेक्ट पॉइंट है ये मूव कर रहा है, मतलब यहां पे AC इज इक्वल टू अल्फा नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात पक्की हो गई कि अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की एक फिक्स वैल्यू होगी। कितनी होगी? हम क्या बोले यहां से F काइनेटिक Fk इज इक्वल टू म्यू इनटू n इज इक्वल टू म्यू इनटू mg cos थीटा, ये बोलेंगे हम। ठीक है, कहां से आया n इज इक्वल टू mg cos थीटा, कहां से आया? ठीक, हम क्या बोले फोर्स कौन से यहां पे एक अपने पास आया यहां पे mg sin थीटा, नीचे आया mg cos थीटा, ऊपर आया नॉर्मल रिएक्शन और पीछे आया फ्रिक्शन। ठीक है, हमने बोल दिया यहां पे mg sin थीटा इधर तरफ आया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आया। ठीक है, अगर बात करें सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, हमने सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना शुरू किया। हमने अब तक इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे थे, लेकिन ये पॉइंट रेस्ट में था अब तक, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये पॉइंट यहां पे मूव कर रहा है। अगर इसके वो टॉर्क फाइंड करना है, इसके बॉर्डर फाइंड करना है, अगर इसको एक्सिस मानना है तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, सूडो फोर्स कितना होता है m into a अपोजिट में। ठीक है, लेकिन यहां पे इस पॉइंट का a हमें पता ही नहीं है, जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन हमें पता ही नहीं है, मतलब सूडो फोर्स कितना लगाना है हमें उसका कोई आइडिया नहीं है। क्लियर? इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास का फाइंड करना शुरू किया, इसलिए हमने इस पॉइंट c के अबाउट फाइंड करना शुरू किया। हम क्या बोलेंगे यहां से टाउ अबाउट c इज इक्वल टू IC इनटू अल्फा। टाउ c कितना है? टाउ c कितना है? इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, बचा कौन सा फोर्स? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। कितना बोलेंगे यहां से, कितना बोलेंगे यहां से म्यू mg cos थीटा इनटू r इज इक्वल टू IC कितना n mr स्क्वायर इनटू अल्फा। क्लियर? यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमें AC निकालना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या करते along the incline, कौन कौन से फोर्स है यहां पे? दो फोर्स है, एक अपने पास mg sin थीटा, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां से हम क्या बोलेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू AC। ठीक, हमने मास यहां से इधर नीचे आ गया, ये मास और ये मास कैंसिल हो गए, यहां पे लिखा हो। तो यहां से हम क्या बोलेंगे AC इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। क्लियर? मतलब यहां पे हमने बोल दिया इसको IC इज इक्वल टू n mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू n mr स्क्वायर। यहां पे n कितना है? n इज इक्वल टू 1 फॉर रिंग, n इज इक्वल टू 1/2 फॉर डिस्क, n इज इक्वल टू 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर, n इज इक्वल टू 2/3 फॉर हॉलो स्फीयर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर? हमने क्या बोला ऐसे AC इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अब अगर ध्यान से देखो यहां पे AC इज इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है, AC इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब यहां पे चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे डिस्क हो, चाहे रिंग हो, चारों ही केस में अपने बॉडी का AC सेम आएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम आएगा। मतलब चारों बॉडीज जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो सबकी स्पीड सेम आएगी। बोलो हाँ। ठीक है, सब सेम टाइम लेगा, जब यहां से यहां तक पहुंचने में सारे के सारे सेम टाइम लेंगे क्योंकि यहां पे AC सेम है। क्लियर? जब हमने बात की ओमेगा का, तो यहां पे अल्फा डिफरेंट होगा, अल्फा यहां पे n पे डिपेंड करेगा, वहां से ओमेगा निकाल लेंगे। टाइम सेम है, अल्फा डिफरेंट है, तो वहां से ओमेगा डिफरेंट आएगा, हमने निकाल लास्ट क्लास में। क्लियर यहां तक? हमने क्या बोला पे ओमेगा डिफरेंट होगा, अल्फा डिफरेंट होगा, लेकिन AC सेम होगा, AC सेम होगा। और जब यहां पे अपनी बॉडी पहुंचेगी, जब अपनी बॉडी यहां पहुंचेगी, उस केस में इसकी स्पीड सेम होगी। क्लियर? ध्यान देना, यहां पे AC इज इक्वल टू अल्फा आर नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे कभी। ठीक है, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, VC इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे रोलिंग विद स्लिपिंग हो रही है यहां पे। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज। कि मान लो एक बॉडी यहां पे अपने पास एक प्लेन दिया है इस तरफ, ठीक है, एक बॉडी यहां पे रिलीज कर रहे हैं, यहां पे रिलीज कर दिया। ठीक है, अब जब ये बॉडी पे यहां पहुंच गया, इसका K कितना बोलेंगे हम? K इज इक्वल टू mgh। अगर दिया है प्योर रोलिंग हो रही है, अगर दिया है प्योर रोलिंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे अपना यहां से ये h हाइट नीचे आया है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे जब बॉडी में यहां पहुंच गया, कुछ ना कुछ इसका VC होगा और ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के ओर घूम रही होगी, सेंटर ऑफ मास के ओर घूम रही होगी। हम क्या बोलते हैं K इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब दिया यहां पे प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब हम इसके अबाउट K ही फाइंड कर सकते हैं, इसको एक्सेस मान सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहां से mgh इज इक्वल टू हाफ
आईपी, पी क्या है पे, ये पॉइंट इसको पी बोल दिया, हाफ आईपी ओमेगा स्क्वायर, हाफ आईपी ओमेगा स्क्वायर। आईपी कितना बोलेंगे हम, n प्लस 1 एम आर स्क्वायर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, हमने बोल इसको हाफ n प्लस 1 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या बताया यहाँ पे VC इज इक्वल टू ओमेगा आर बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्योर रूलिंग हो रही है, हम यहाँ पे AC इज इक्वल टू अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने क्या बोला, इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एन एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एन एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जो ये क्वांटिटी है, हमने लिया है V इज इक्वल टू ओमेगा पुट कर दिया पे, तो यहां से क्या है बस हाफ एम VC स्क्वायर प्लस हाफ एन एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जो ये टर्म आ रहा है, ये जो ये टर्म आ रहा है, ये आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो Ke आएगा उसको मैंने बोल दिया हाफ एम VC स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, Ke ट्रांसलेशनल, KET बोल दिया इसको, KET प्लस KER, इसको बोल देंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोल देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इनका रेशियो क्या होगा, कई बार एक नीट में इस तरह क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर, हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में ब्रेक करके, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल Ke, इसको बोलते हैं रोटेशनल Ke, हाफ एन एम आर स्क्वायर। ये क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है अपने पास, Ke ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर, यहाँ पे ये क्या है अपने पास, यहाँ पे Ke टोटल, ये अपने पास क्या है ट्रांसलेशनल, TRA लिख दो इसको, ROT लिख दो इसको, ROT मतलब रोटेशनल। क्लियर यहाँ तक। आज है नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ये कई बार क्वेश्चन में हेल्प करेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से कभी नहीं पूछते हैं। ठीक है, हमने यहां फ्रिक्शन पीछे मान लिया, ठीक है, क्योंकि पता यहाँ पे एक पॉइंट स्लिप कर रहा है। अगर मान लो पता भी ना होता कि फ्रिक्शन पीछे है कि आगे है, हमें पता था हमने पे एक फोर्स है, मान लो एक बॉडी दिया है, यहां पे फोर्स F लगा रहे हैं यहाँ पे, इस केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आज ये पढ़ते हैं। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, क्या है पास यहां पे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मान लो कि बॉडी यहां पे तुम्हारे एक बॉडी दिया है, बोला इसका आईसी एन एम आर स्क्वायर, यहां पे आईसी इज इक्वल टू एन एम आर स्क्वायर, जो ग्राउंड पे रखा हुआ है यहां पे। ठीक, और यहां पे एक फोर्स मैंने एफ लगाया, मैं यहां पे एक फोर्स एफ लगाया, यहां पे सेंटर ऑफ मास है। अब यहां पे फ्रिक्शन आगे और पीछे होगा, क्या होना चाहिए, क्या फील आ रही है, बहुत लोग लग रहा होगा हाँ इस केस में फ्रिक्शन पीछे आना चाहिए, ऐसा लग रहा होगा। देखते हैं फ्रिक्शन आगे आता है पीछे आता है। ठीक है, हम फ्रिक्शन निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, मान लो फ्लैंक दिया, इस पे हमने एक फोर्स लगाया यहां पे आगे तरफ 10 न्यूटन का, और पीछे एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। ठीक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब मान लो बोल रहा है कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता, अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता, फ्रिक्शन कोई आइडिया नहीं होता, तो हम क्या बोलते, अपना जो प्लैंक है ये आगे मूव करता, अपना ये प्लैंक आगे मूव करता, इसलिए हमने बोल दिया कि फ्रिक्शन यहां पे पीछे की तरफ होगा। क्लियर, हमने कैसे किया कि अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता, उस केस में अपनी बॉडी के बीच में, अपने सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटीज किधर होती, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो बोलते फ्रिक्शन ना होता तो जो प्लैंक है ये आगे मूव करता, मतलब प्लैंक और फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो गया। अगर बात करें ग्राउंड पे, तो हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड यहां पे इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड यहां पे इसके रिस्पेक्ट में किधर मूव करता, पीछे की तरफ मूव करता, तो हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा, यहां पे ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे की तरफ, जो प्लैंक है इसका फ्रिक्शन पीछे की तरफ। कैसे निकाला हमने क्या बोला, मान लो फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, ये अपना प्लैंक है वो आगे मूव करता, सिंपली प्लैंक है वो आगे मूव करता, हम क्या बोलते हैं इसलिए फ्रिक्शन यहां पे पीछे की तरफ है। ठीक है, अब जब इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के नेट फोर्स से ज्यादा आएगी तो अपनी बॉडी स्लिप नहीं करेगी, अदरवाइज स्लिप करेगी। ये हम बोलते हैं, मान लो कि अपने पास यहां प्लैंक दिया है, यहां पे बॉडी रखा हुआ है, ठीक, हमने एक फोर्स लगाया पे, आगे फोर्स लगाया पे, अपना डस्टर और साथ में प्लैंक आगे मूव कर रहा है यहां पे, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता तब कितना होता, तब क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता तब क्या होता है कि अपना प्लैंक आगे मूव करता और डस्टर जहां पे है वहीं पे रहता,
ये बोलते हैं कि प्लैंक यहां पे इस तरह रखा हुआ है, हमने प्लैंक पे आगे फोर्स लगाया, अगर फ्रिक्शन ना होता, मतलब डस्टर पे कोई फोर्स ना होता, along the horizontal कोई फोर्स ना होता, उस केस में डस्टर जहां का है, जहां पे है वही का वही होता, अपना इस तरह मूव करता। अपना केस इस तरह बनता, यहां पे इस तरह केस बना है, हमने प्लैंक पे फोर्स लगाया, डस्टर जहां पे है वहीं पे रहेगा। क्लियर? इसलिए मैंने बोला कि डस्टर पे जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ है और प्लैंक पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ है। कैसे मैंने बोला कि डस्टर इस तरह है, इस तरह कंडीशन यहां पे हमने प्लैंक पे फोर्स लगाया, अगर फ्रिक्शन ना होता तो अपना डस्टर यहां पे रेस्ट में होता, मतलब इसके रिस्पेक्ट में डस्टर पीछे को मूव कर रहा है। अगर बात करें इस पे, फ्रिक्शन यहां पे नहीं मान लो, तो हमें उतना फोर्स लगा देंगे, फ्रिक्शन नहीं यहां पे, क्या हो रहा है यहां पे डस्टर अपना जहां पे है वहीं पे रहेगा। ठीक है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में डस्टर अपना पीछे को मूव कर रहा है, मतलब डस्टर फ्रिक्शन आगे तरफ हुआ, इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो गया। ये बोलेंगे वही यहां पे करेंगे कि मान लो फ्रिक्शन ना होता तो जो कांटेक्ट पॉइंट है ये किधर मूव करता। ध्यान देना, यहां पे प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है, या फिर रोलिंग विद स्लिपिंग हमें इसका आइडिया नहीं है, रोलिंग विद स्लिपिंग है इसका आइडिया हमें नहीं है, रोलिंग विद स्लिपिंग है इसका आइडिया हमें नहीं है, मतलब ये पॉइंट मूव कर भी सकता है और नहीं भी मूव कर सकता है, हमें इसका आइडिया नहीं है। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि मान लो फ्रिक्शन यहां पे आगे भी होता है पीछे भी होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे कि मान लो फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में ये पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है स्फीयर का है, इस बॉडी का, वो किधर मूव करना चाहता है। अगर वो चाहता है कि मैं आगे मूव करूं तो फ्रिक्शन किधर होगा, पीछे की तरफ। अगर वो पॉइंट मूव करना चाहता है पीछे की तरफ तो हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन आगे की तरफ। ये हम बोलेंगे, हमने इसका बोल दिया IC = NMR²। ठीक है, तो हमने क्या, मान लो फ्रिक्शन ना होता तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, AC = क्या बोलते हैं यहां पे, लेट अस सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन, let's suppose there is no friction, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां से AC = F/m, चूंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, हम क्या बोलेंगे यहां से AC = F/m। लेकिन ध्यान देना, हमें पता ही नहीं कि ये पॉइंट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क फाइंड किया, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क फाइंड किया ताकि हमें सूडो फोर्स न लगाना पड़े। अगर ये पॉइंट मूव कर रहा होता तो हमें सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता। ठीक है, लेकिन हमें आइडिया नहीं कि ये पॉइंट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? तो हमने सेंटर ऑफ मास का फाइंड करना शुरू किया। हम क्या बोले यहां पे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास = IC * अल्फा। कितना है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, कितना आएगा, क्या बोले सर, IC कितना हो गया यहां से, F * R = IC कितना, NMR² * अल्फा। क्लियर? अब यहां से हमने क्या बोला, R यहां पे है, R² यहां पे, ठीक है, कर दिया हमने। यहां से क्या अपने पास अल्फा * R कितना बोले यहां से, F/n * m = अल्फा * R। अपने को दो इक्वेशन मिल गया, n * F/n * m = अल्फा * R, AC = F/m। एक अपने पास मिल गया ये, एक मिल गया अपने पास ये। अब अगर बात करें ये पॉइंट किधर मूव कर रहा है, हम क्या बोले यहां से, अपने पास सेंटर ऑफ मास का इधर AC आगे आ गया, ठीक है, और ये बॉडी अपना इस तरह घूम रहा हो, अल्फा से घूम रहा हो। ठीक है, घूमने की वजह से जो ये पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसका एक्शन किधर होगा, अल्फा R इधर की तरफ होगा, और जो सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से इस पॉइंट का एक्शन किधर होगा, AC R की तरफ हो गया। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे यहां से, अगर अल्फा R AC से बड़ा है, अगर अल्फा R AC से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कांटेक्ट पॉइंट है ये चाहता है कि मैं इधर मूव करूं। अगर बोल रहे हैं अल्फा R AC से बड़ा है, इफ अल्फा R इज ग्रेटर देन AC, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांटेक्ट पॉइंट है ये चाहता है कि मैं पीछे मूव करूं, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर होगा, आगे की तरफ। क्लियर? अगर AC बड़ा है अल्फा R से, तो अगर AC बड़ा है अल्फा R से, तो ये पॉइंट चाहेगा कि मैं आगे मूव करूं, मतलब उस केस में फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा। क्लियर है? तक हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हमने माना कि फ्रिक्शन फोर्स मानो नहीं है, मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, उस केस में जो कांटेक्ट पॉइंट है ये किधर मूव करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बोलेंगे यहां पे। क्लियर? हमने क्या बोला यहां पे, अगर AC बड़ा है अल्फा R से, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है ये चाहता है कि मैं आगे मूव करूं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा। क्लियर? अब अगर ध्यान से देखो यहां पे क्या है, AC = F/m एंड अल्फा R = F/n * m। n की वैल्यू कितनी होती है, n = 1 फॉर रिंग, n = 1/2 फॉर डिस्क, n = 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर, n = 2/3 फॉर हॉलो स्फीयर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, n की वैल्यू या तो 1 से छोटी है, या तो 1 से छोटी है, या फिर 1 से बराबर है।
n लेस देन और इक्वल टू 1। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 फॉर रिंग, n इज इक्वल टू 1/2 फॉर सॉलिड स्फीयर, n इज इक्वल टू 2/5, सॉरी n इज इक्वल टू 2/5, n इज इक्वल टू 2/3 फॉर hollow sphere, n इज इक्वल टू 1/2 फॉर डिस्क। तो यहां से देखो तुम क्या है, n की वैल्यू या तो 1 से बराबर है या फिर छोटी है, मतलब यहां पे अगर देखें तो n अल्फा की वैल्यू या तो AC से बड़ी आएगी या फिर बराबर आएगी, क्योंकि यहां पे एक छोटी पॉइंट से डिवाइड किया हमने क्या बोले यहां से f/m इंटू 1/n। अगर यहां पे n 1 से छोटी होगी, मतलब कोई क्वांटिटी है उसको 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मान लो बस यहां पे दिया हमने 10 दिया, मान लो एक नंबर लिया 10, इसको हमने 0.5 से या 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 10 से बड़ी आएगी ना यार। हम क्या बोल रहे हैं से इसको किसी क्वांटिटी n से डिवाइड कर दिया, यहां पे n 1 से छोटी है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू 10 से बड़ी आएगी। मतलब यहां से क्या बोलेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू f/m की से आएगी, ये बोलेंगे f/m, हाँ इसकी वैल्यू जो आएगी वो f/m से बड़ी होगी या बराबर होगी। जब n इज इक्वल टू 1 था रिंग के लिए, हम क्या बोलेंगे उस केस में AC इज इक्वल टू अल्फा होगा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे अल्फा r या तो AC से बड़ी आएगा या बराबर आएगा, अल्फा r या तो AC से बड़ी आएगी या बराबर आएगी। मतलब ये पॉइंट किधर मूव करना चाहेगा, या तो पीछे मूव करना चाहेगा या फिर मूव नहीं करना चाहेगा। अगर बात करें रिंग के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा, रिंग के लिए हम क्या बोलेंगे इसमें f/m इज इक्वल, ये क्वांटिटी और क्वांटिटी बराबर होगी, इस केस में हम क्या बोलेंगे इसमें AC इज इक्वल टू अल्फा r होगा। अगर AC इज इक्वल टू मतलब ये बॉडी चाहेगा प्योर रोलिंग करूं और ये पॉइंट स्लिप ना हो, मतलब फ्रिक्शन फोर्स उस केस में 0 आएगा। कब? जब फोर्स यहां पे एक्सट्रीम पे लगा, ध्यान देना हमने फोर्स यहां पे r पे लगाया है, फोर्स यहां पे एक्सट्रीम पे लगा, उस केस में बोला कि हां n इज इक्वल टू 1 होगा तो अपना फ्रिक्शन 0 आएगा। n इज इक्वल टू किसी और वैल्यू के लिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आगे की तरफ आएगा, मतलब इस केस में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आगे होगा। क्लियर? हमने क्या बोला फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आगे होगा। कैसे हमने निकाला? हमने देखा जब अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो AC से बड़ी आ रही है या फिर बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है, तो वहां से हमने क्या बोलेंगे जो ये पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है ये चाहेगा कि आगे मूव करूं मैं, सॉरी ये चाहेगा मैं पीछे मूव करूं। अल्फा AC से बड़ा है, यहां पे अल्फा AC से बड़ा है, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है ये चाहेगा कि मैं इधर मूव करूं, पीछे की तरफ मूव करूं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आगे की तरफ होगा। क्लियर है? यहां पे लिख लो इसको, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट करो पूरा, इसके बाद पॉइंट्स बोलो, लिखो, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो, यहां तक आगे लिखते हैं फिर। सो बॉटम मोस्ट पॉइंट इसके लिखो, सो बॉटम मोस्ट पॉइंट इन दिस केस wants to move towards left. So bottommost point in this case wants to move towards left. So friction would be either towards right. So friction would be either towards right, or there is no friction, Bracket में लिखो, for ring n is equal to 1, so friction is equal to 0. For ring n is equal to 1, AC is equal to alpha r, so friction force is equal to 0. चाहो तो इसको पॉइंट वाइज हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या पे लेट अस सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन, लिखो पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लेट अस सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन, find AC, acceleration of center of mass, find AC by applying F net is equal to m into AC. Find AC by applying F net is equal to m into AC. थर्ड पॉइंट लिखो, find alpha into r, find alpha r
बाई अप्लाइंग टाउ सी इज इक्वल टू आई सी इंटू अल्फा। ध्यान देना हमने सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें यहां पे आइडिया नहीं है कि हाँ ये पॉइंट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पॉइंट स्लिपिंग कर रहा हो तो हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे, ठीक। हमें पता नहीं कि पॉइंट मूव कर नहीं कर रहा है पे, तो हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ मास का फाइंड शुरू कर दिया, इसको एक्सेस मान लिया ताकि जो सूडो फोर्स टॉर्क आए वो जीरो आए। सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास लगाते हैं और उसका टॉर्क जीरो आए, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास का फाइंड करना शुरू किया। क्लियर? हमने क्या बोला, फाइंड अल्फा आर by applying tau c is equal to alpha r। tau c मतलब torque about point c is equal to ic into alpha r। लास्ट पॉइंट लिखो, we will find direction of friction, we will find direction of friction by seeing the magnitude of alpha r and ac। we will find direction of friction by seeing, by looking the magnitude of alpha r and ac। इसमें तीन केस बनेंगे। हमने क्या बोला यहां पे, अगर अल्फा r ac से बड़ा हो, हम क्या बोलेंगे, अगर अल्फा r ac से बड़ा हो, फ्रिक्शन की तरफ मतलब ये पॉइंट चाहता है मैं पीछे मूव करूं, मतलब फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स राइट, हम क्या बोलेंगे यहां से, f इज टुवर्ड्स राइट। अगर ac इज इक्वल टू अल्फा r और अल्फा r इज इक्वल टू AC हो, हम क्या बोलेंगे यहां से, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब ये पॉइंट चाहता है मैं मूव ना करूं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा आर लेस देन AC हो तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, F इज टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? ध्यान देना हमने यहां पे एग्जांपल के लिए फोर्स यहां पे एक्सट्रीम पे लगाया, पॉसिबल है कि फोर्स यहां पे बीच पे लग रहा हो, पॉसिबल तो ही है। देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू उसको। हमने क्या बोला, अगर अल्फा और एसी छोटा हो मतलब ये पॉइंट चाहता है मैं पीछे मूव करूं, मतलब उस केस में फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा। क्लियर? ध्यान देना जो एसी और अल्फा आ रहा है ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, हमने एज्यूम किया कि फ्रिक्शन फोर्स जीरो है तब की वैल्यूज है ये अल्फा और एसी एक्चुअल में नहीं है। हमने यहां मान लिया फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, उस केस में एसी कितना आ रहा है, उस केस में अल्फा कितना आ रहा है, और वहां से बोला कि फ्रिक्शन फोर्स किधर को आ रहा है। क्लियर यहां तक? देखते हैं क्वेश्चन आगे से। हमने क्या बोला, जनरली n एक से छोटा होता है या बराबर होता है, इसलिए जनरली अल्फा आर एसी से बड़ा आएगा या फिर बराबर आएगा। मतलब इस केस में अगर रिंग की केस में बात करें, अल्फा आर इज इक्वल टू एसी होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जीरो आएगा। बाकी सबके केस में अल्फा आर एसी से बड़ा आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये पॉइंट है अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये पीछे मूव करना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा। ठीक है, मैं लिटरली बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, फोर्स यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लो फोर्स बीच में हो, तब कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, चाहो तो इसके बाद लिख लो यहां पे कि हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी बॉडी के लिए एफ, यहां पे हम अगर मान लो एफ टॉप मोस्ट पॉइंट लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आगे की तरफ आएगा। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ आएगा। फॉर रिंग हम क्या बोलेंगे, अगर रिंग में एफ लग रहा है, फॉर रिंग F इज इक्वल टू जीरो, मतलब रिंग के लिए फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। बाकी सारी बॉडीज के लिए अगर फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ आएगा। शायद ऐसा फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहां पे बॉडी रोल कर रही है। ठीक है, रोलिंग हमें ढंग से विजुअलाइज नहीं होता है, तो हम कॉन्सेप्ट से जानेंगे कि हमें कैसा दिख रहा है। क्लियर? हमने क्या बोला, जब F आगे लग रहा होगा तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये चाहे मैं पीछे मूव करूं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ आएगा। लेकिन रिंग के लिए AC इज इक्वल टू अल्फा होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स जीरो माने तो हमने बोल दिया कि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स यहां पे जीरो एक्चुअल में आएगा क्योंकि यहां पे AC इज इक्वल टू अल्फा है। जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये चाहता है कि मैं मूव ना करूं। क्लियर यहां तक? देखते हैं आगे, क्वेश्चन लिखो, स्पूल पता क्या होता है? स्पूल जो पतंग की चरखी होती है जिसमें धागे लपेटे रहते हैं, पतंग की चरखी, उसी को बोलते हैं स्पूल। क्या होता है स्पूल? दिखाते तुमको, स्पूल
इसी को बोलते हैं स्पूल, देख लो आराम से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमने क्या बोला, स्पूल जनरली डिस्क मानते हैं। हम क्या मानते हैं, इसको डिस्क मानते हैं। स्पूल दिया है, इसका इनर रेडियस r/2 दिया है, ये बस r/2 है, और कंप्लीट रेडियस यहां तक r दिया है। ठीक है, और एक फोर्स यहां पे लग रहा है, एक फोर्स यहां पे लग रहा है, ये दिया आपके पास स्पूल। स्पूल को डिस्क मानते हैं, फिर से बोल रहा हूं, स्पूल को जनरली डिस्क मानते हैं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस। ध्यान देना, यहां पे फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट से r/2 नीचे लग रहा है, यहां पे उस केस में निकालना कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। जैसे यहां पे क्या निकल, यहां पे कि फोर्स कैसे लग रहा हो, हमने सेंटर ऑफ मास और टॉर्क फाइंड किया, सेंटर ऑफ मास और Fnet इज इक्वल टू मास इनटू AC फाइंड किया। वहां से अगर अल्फा AC से बड़ा आ रहा है, मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट, जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये चाहे मैं पीछे मूव करूं, हमने बोला फ्रिक्शन वहां से आगे आएगा। यहां पे सिमिलरली करो, कैसे करेंगे यहां पे, हमने क्या बोला है, F यहां पे लग रहा है r/2 पे, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। ठीक है, हमने क्या माना पहले, मान लो कि फ्रिक्शन 0 है, तो हम क्या बोले यहां से, F इज इक्वल टू मास इनटू AC। F इज इक्वल टू मास इनटू AC। यहां से हम क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू F/m। ठीक है, यहां पे क्या लिया हमने, लेट अस सपोज F इज इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शन 0 है। हमने क्या बोला इसमें, F इज इक्वल टू मास इनटू AC, क्योंकि यहां पे अलोंग द हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक ही फोर्स है, F है। ठीक है, बाकी N ऊपर तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, दोनों का टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट C। हम क्या बोले यहां पे, टाउ C इज इक्वल टू IC इनटू अल्फा। ठीक है, टाउ C कितना बोलेंगे हम, C पॉइंट के और टॉर्क कितना बोलेंगे यहां पे, F इनटू r/2। कितना बोलेंगे हम, F इंटू r/2। ठीक है, यहां से आपके पास यहां पे F इंटू r/2 इज इक्वल टू IC इंटू अल्फा। IC कितना, यहां पे दिया स्पूल को जनरली डिस्क मानते हैं। कुछ ना दिया हो तो अपने को डिस्क मानना है। हमें कुछ नहीं दिया हो कि हाँ एक स्पूल दिया है, उसमें एक फोर्स F यहां पे लग रहा है। अगर सिंपली स्पूल बोल रहा है तो हम उसको डिस्क मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर, हमने क्या बोला था, IC इंटू अल्फा। IC कितना, 1/2 mr²। IC कितना बोलेंगे हम इसके लिए, 1/2 mr²। हम बोलते हैं यहां पे 1/2 mr² इज इक्वल टू F इंटू r/2। क्लियर, यहां पे 2 कैंसिल, यहां पे r² इंटू अल्फा, यहां पे r² और यहां पे r कैंसिल। यहां से क्या अपने पास यहां पे F/m इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। F/m इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। अब अगर ध्यान से देखो यहां पे क्या आ रहा है, अल्फा r इज इक्वल टू AC आ रहा है। यहां पे हम क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू अल्फा r आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस केस में 0 आएगा। हम क्या बोलेंगे यहां से, सो Fs इज इक्वल टू 0। क्लियर, हम क्या बोलेंगे Fs इज इक्वल टू 0, AC इज इक्वल टू F/m। मतलब इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्शन कितना बोलेंगे हम, AC इज इक्वल टू F/m। यहां से क्या फ्रिक्शन फोर्स 0 आया। क्लियर, अगर मान लो यहां के बाद स्क्वायर फाइंड कर लिया हमने, क्योंकि हमें इसका आइडिया देता था ये पॉइंट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें कुछ दिया ही नहीं था, सिंपली डायग्राम दिया, यहां पे एक फोर्स F लग रहा है, फाइंड AC दिया कि फाइंड AC। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, कैसे निकालेंगे, हमने मान के फ्रिक्शन फोर्स मान लो नहीं है, उस केस में टॉर्क, उस केस में अल्फा कितना आता है या अल्फा r कितना आता है, उस केस में AC कितना आता है। अगर अल्फा r AC से बड़ा आ रहा है, मतलब जब ये बॉडी घूमेगी, अगर अल्फा r AC से बड़ा आ रहा है, मतलब
ये पॉइंट, अगर मान लो ये पॉइंट अल्फा इधर हुआ, एसी इधर हुआ, हमने क्या बोला, अगर अल्फा एसी से बड़ा आया, मतलब अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये पॉइंट पीछे मूव करता, मतलब उस केस में फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा। अगर एसी अल्फा से बड़ा आता तो हम क्या बोलते, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है उस केस में वो चाहता है मैं आगे मूव करूं। कैसे देखते हैं, मान लो तुम्हारा दो ब्लॉक दिया है, मान लो कि दो ब्लॉक दिया यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे दिया है, एक ब्लॉक और दिया है यहाँ पे, इसका मास m बोल दिया, इसका मास m बोल दिया, हमने यहाँ पे फोर्स F लगाया, हमने यहाँ पे फोर्स F लगाया, ये ग्राउंड रखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा मान लो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कैसे निकालते हैं कि मान लो फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो क्या होता, ये ब्लॉक आगे निकल जाता, ये ब्लॉक यही कहीं होता, ये ब्लॉक नीचे, ब्लॉक आगे निकल जाता और ये ब्लॉक जहां पे है वहीं पे रहता, ठीक है। मतलब इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता, ये बोलते हैं। मतलब इस ब्लॉक में फ्रिक्शन की तरफ होगा आगे की तरफ, या बोलते हैं इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक पीछे मूव कर रहा है अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो। मतलब जो अपर ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा, इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। हम कह सकते हैं जो दो सरफेस बन रहा है वो किधर मूव करना चाहता है। यहां दो ब्लॉक बन रहा है, अगर मान लो कि यहाँ पे दो सरफेस बन रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये है। अगर जो टॉप मोस्ट ब्लॉक, जो अपर ब्लॉक है, ये आगे मूव करता तो हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा इस पे, ये हम बोलते हैं। जैसे यहां बात की, मान लो यहां बात की हमने कि एक फोर्स यहाँ पे F लगाया, नीचे पे फोर्स F लगाया हमने, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो टॉप मोस्ट जो ये ब्लॉक है ये इसके रिस्पेक्ट में आगे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, लेकिन इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा। क्लियर? वही यहां पे कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, हम क्या बोले यहां से, फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, मतलब डायरेक्शन की बात यहां पे नहीं करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन लिखो। फाइंड h, क्वेश्चन लिखो। अपने पास एक बॉडी दिया इस तरह, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहां पे है, सेंटर ऑफ मास से h हाइट पे एक फोर्स F लगा रहे हैं यहां पे, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है अपने को, IC इज इक्वल टू n इंटू mr स्क्वायर, IC इज इक्वल टू n इंटू mr स्क्वायर। इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड h फॉर विच, find h for which there is no friction, find h for which there is no friction। अपने को दिया ऑब्जेक्ट यहां पे प्योर रोलिंग कर रहा है, मान लो अपने को दिया यहां पे ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है पे, हमें क्या बोलना है यहां पे, फाइंड h for which there is no friction acting on this system, यही फाइंड करना है अपने को, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट स्लिप कर रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो निकाल लेंगे हम, कितना आएगा, म्यू इंटू mg, कितना बोलेंगे उसके इसमें, म्यू इंटू n। अगर ये पॉइंट स्लिप कर रहा होता तो हमें क्या बोलना है यहाँ पे, प्योर रोलिंग कर रहा है यहाँ पे, ये बोलना पड़ता। क्यों? अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे होता, अगर स्लिपिंग कर रहा होता तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे होता। अब अगर डाउट तो नहीं है कि हाँ मान लो तो प्योर रोलिंग नहीं कर रहा, मान लो इनके पास बॉडी दिया है, ये यहां पे रोल कर रहा है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स जरूरी है कि हमेशा हर टाइम पे हो? क्या ऐसा पॉसिबल कि हाँ फ्रिक्शन फोर्स 0 भी पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? देखते हैं। हमने क्या बोला, पहले मान लो फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है, लेट अस सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन, तो हम क्या बोले यहां पे, F इज इक्वल टू मास इंटू AC, F इज इक्वल टू मास इंटू AC। यहां से हम क्या बोलेंगे, AC इज इक्वल टू F बाई M, ठीक है। फिर निकालते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट C, सेंटर ऑफ मास अबाउट टॉर्क फाइंड करते हैं। क्या बोले यहां से, ये बस फर्स्ट में लिया, हम क्या बोले यहां से, टाउ C इज इक्वल टू IC इंटू अल्फा, IC इंटू अल्फा, ठीक है। टाउ C कितना बोलेंगे हम, C पॉइंट के बाद टॉर्क कितना बोलेंगे हम, हमने पहले माना कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है पहले माना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, कितना बोलेंगे यहां से, F इंटू H इज इक्वल टू IC इंटू अल्फा। IC कितना, n इंटू mr स्क्वायर, n इंटू mr स्क्वायर इंटू अल्फा बोल दिया हमने, ठीक है। यहां से क्या अपने पास, F इंटू H डिवाइड बाई n इंटू m इंटू कितना बोलेंगे यहां से, n इंटू m इंटू r,
इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, हमने क्या बोला, अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, हमने क्वेश्चन दिया क्या, फाइंड एच फॉर विच देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। ये बोल रहा है, अगर बोल रहे हैं देयर इज नो फ्रिक्शन, मतलब ये अल्फा से घूम रहा है, ये अल्फा से घूम रहा है और साथ के साथ एसी से आगे बढ़ रहा है, एसी से आगे बढ़ रहा है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, अगर एसी इज इक्वल टू अल्फा आर आई, एसी इज इक्वल टू अल्फा आर आई, तो हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, ये बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब अल्फा आर इज इक्वल टू एसी हो, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, F by m AC इज इक्वल टू अल्फा आर, या फिर F by m इज इक्वल टू F इंटू H डिवाइड बाई N इंटू M इंटू R। क्या बोले यहां से, F इंटू H डिवाइड बाई N इंटू M इंटू R। क्लियर, तो यहां से क्या, आपके पास F से F कैंसिल, M से M कैंसिल, क्या है यहां से, H इज इक्वल टू N इंटू R, H इज इक्वल टू N इंटू R। मतलब जो H इज इक्वल टू N इंटू R होगा, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम वुड बी जीरो। ये हम बोलेंगे, हमने बोला कि डिस्क केस में अपना आया था H इज इक्वल टू N इंटू R, डिस्क केस में क्या बोलेंगे, N इज इक्वल टू 1/2, मतलब H इज इक्वल टू R/2 होगा डिस्क केस में। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम वुड बी जीरो, ये बोलेंगे। हमने क्वेश्चन के थ्रू यहां पे देखा भी कि अगर मान लो फोर्स यहां पे R/2 पे लग रहा हो, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उस केस में वो कितना आता है, जीरो आता है। हमने बोला है H इज इक्वल टू N इंटू R। अगर N इज इक्वल टू 1 हो, रिंग केस हो, हम क्या बोलते हैं, रिंग केस में जब टॉप मोस्ट पॉइंट फोर्स लगता है, टॉप मोस्ट पॉइंट फोर्स लगता है रिंग केस में, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जीरो आता है। यहां से देख लो, देखना तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, H इज इक्वल टू 1 इंटू R होगा, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जीरो आएगा। क्लियर यहां तक, देख लो इसको आराम से, देख लो इसको, समझ लो आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाय।